देखो 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, द डिमांड फंक्शन ऑफ कमोडिटी एट प्राइस इज गिवन एज p इज इक्वल टू 40 माइनस 5p अपॉन 8। ये आपको फंक्शन दिया हुआ है, d इज इक्वल टू 40 माइनस 5p अपॉन 8 ये दिया हुआ है। आपको चेक करना है कि ये फंक्शन जो दिया है वो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। आपको बताना है कि ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। अभी इंक्रीजिंग कब होएगा, जब 0 से बड़ा होगा। डिक्रीजिंग कब होगा, जब 0 से इसकी वैल्यू छोटी आएगी। मतलब नेगेटिव आएगा तो डिक्रीजिंग, पॉजिटिव आएगा तो इंक्रीजिंग। चेक करें तो पहले इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है ये चेक करने के लिए हमको पहले क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, है ना। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, अब यहाँ पे क्या है p, विद रिस्पेक्ट टू p ऑन बोथ साइड। जो वेरिएबल रहेगा उसके रिस्पेक्ट में सोचने का, है ना। ये क्या होगा, d अपॉन dp। अगर विद रिस्पेक्ट टू x लिखते हो तो यहाँ पे x आता है, विद रिस्पेक्ट टू p लिखोगे तो यहाँ पे d आएगा। dp अपॉन d जाएगा d का डेरिवेट और d अपॉन dp 40 माइनस 5p अपॉन 8। अभी हो जाएगा dd अपॉन dp 40 एक कांस्टेंट नंबर है, क्या हो जाएगा 0 माइनस 5 अपॉन 8 ऐसे रहेगा, p का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो dd अपॉन dp, ये माइनस 0 का तो कोई मतलब नहीं है, 5 माइनस 5 अपॉन 8। बताओ नेगेटिव में आंसर आया, मतलब ये लेस देन 0 है। तो देयरफॉर dd अपॉन dp is less than 0, therefore the function is decreasing। The function is, समझ में आया, हो गया। सेकंड देख लेते हैं, सेकंड क्या लिखा हुआ है, सेम है, उसमें भी आपको क्या लिखा हुआ था, प्राइस p फॉर डिमांड d इज गिवन एज p इज इक्वल टू 183 cos for negative। The price P for demand D is a given। देखो यहाँ पे भी एक फंक्शन दिया हुआ है, P is equal to 183 प्लस 120D माइनस 3D स्क्वायर। अब ये फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे बोल रहा है कि फाइंड D। यहाँ पे उसने बोला कि D की वैल्यू फाइंड करो, और यहाँ से उसने पहले से बता दिया कि ये जो फंक्शन P है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसने पहले से बोल दिया कि ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो अपने को p की वैल्यू निकालनी है, सॉरी d की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो चलो पहले हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू d ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे d अपॉन dd आ जाएगा, कि d है ना यहाँ पे p हो जाएगा d अपॉन dd, और बाकी ये सब आएगा 183 प्लस 120d माइनस 3d स्क्वायर। ये हो जाएगा dp अपॉन dd, 183 हो जाएगा 0, 120d क्या हो जाएगा 120 इंटू 1, 3d स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे x रेज़ टू n लग जाएगा ना, 3 इंटू 2 d 2 माइनस, समझ रहे हैं, dp अपॉन dd, ये 120 बन जा 120, 3 2 6d। बोलो समझ में आया। अब इतना हमारा वैल्यू निकल गया डेरिवेट करके। क्वेश्चन बोल रहा है कि ये कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है कि dp अपॉन dd इज ग्रेटर देन 0। ये ग्रेटर देन 0 है, मतलब फंक्शन इज इंक्रीजिंग, और ये हम लोग को गिवन है, फंक्शन इज इंक्रीजिंग हम लोग को गिवन है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है, 120 माइनस 6d इज ग्रेटर देन 0। ये माइनस उस साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस, समझ में आया। 120 से 6 यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड, कितना आएगा 20, तो 20 d की वैल्यू कितनी आ गई 20, लेकिन हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, इधर ग्रेटर देन का साइन 20 के साइड में ही है, बस मैंने फेस चेंज कर दिया, d को यहां लिख दिया, 20 को वहां लिख दिया। समझ में आया, डाउट है। सेम क्वेश्चन थर्ड वाला है, वहां पे उसने एक फंक्शन दिया है। हाँ। सुनो, एक कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वो x यूनिट बना रही है, ठीक है।
उस x यूनिट को बनाने में वो कंपनी का खर्चा कितना जा रहा है 180 प्लस 4x, और उसका प्राइस कितना है 240 माइनस x। ठीक है, हम लोग को क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू निकालनी है और दो कंडीशन दिया है, रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग एंड सेकंड कंडीशन दिया है प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग। तो पहला लिखा है रेवेन्यू इंक्रीजिंग, तो रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है P इंटू एक्स। P मतलब उस प्रोडक्ट का प्राइस कितना है और कितना प्रोडक्ट हमने बनाया है, तो प्रोडक्ट का प्राइस कितना है 240 माइनस एक्स, और x यूनिट हमने बनाया है, नंबर ऑफ x यूनिट। मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का ब्रैकेट में तो आपका ये फंक्शन आ जाएगा। फिर आपको इसका डिफरेंशिएट करना है, जिस तरह से आप देख रहे हो d अपॉन डी एक्स, इधर r, इधर पे d अपॉन डी एक्स फंक्शन को रखा है। dr अपॉन dx ऐसे ही रहेगा, 240x का 241 हो जाएगा, बिकॉज x का डेरिवेटिव 1 होता है और x स्क्वायर में हमने x रेज टू n का फॉर्मूला लगा के 2x2 माइनस 1 किया, जो कि आगे सॉल्व हो करके हो जाएगा 240 माइनस 2x। अब आपको कंडीशन ने बोला है कि ये क्या है, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग मींस ग्रेटर देन 0। अब dr अपॉन dx की जगह पे हम ये लिख देंगे 240 माइनस 2x, और 2x को इस साइड बुला करके प्लस कर लेंगे और 2 को डिवाइड करके x की वैल्यू आ जाएगी 120, एंड देन फेस चेंज कर देना। इससे आपका रेवेन्यू के हेल्प से x का वैल्यू निकल गया। अब आपको सेम ऐसे प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग भी निकालना है। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, जितना भी आपका तुमने सेल करके जो इनकम कमाया उसमें से जितना खर्चा बनाने में लगा माइनस कर दो, तो तुम्हारा रेवेन्यू जितना भी तुमने कमाया और बनाने में कितना प्रोडक्ट का खर्चा गया दोनों को माइनस करो, तुम्हारा प्रॉफिट आ जाएगा। रेवेन्यू तुमने यहाँ निकाला है 240x माइनस एक्स स्क्वायर, वो मैंने यहाँ पे लिखा, और कॉस्ट आपको इधर दिया हुआ है 180 प्लस 4x, ब्रैकेट में लिखा। जब ब्रैकेट से हम बाहर निकालेंगे तो ये पॉजिटिव का क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव। फिर 240x में से मैंने 4x माइनस किया, बाकी सब एज इट इज रहेगा। तो इनका भी डेरिवेट करना है हमको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ द साइड। ये हो जाएगा डी पाई अपॉन डी एक्स, इधर भी डी अपॉन डी एक्स पूरा फंक्शन लिखना है। ये एज इट इज रहेगा, 236 का x का होगा 236 1, इसमें x रेज टू n लगेगा, 180 का 0। आगे ये सॉल्व होकर के 236 माइनस 2x हो जाएगा, एंड देन ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसको भी ग्रेटर देन 0 करके आपको x का वैल्यू निकालना है, 2x को वहां बुलाना है, देन डिवाइड करना है, तो x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सेम क्वेश्चन नंबर 12 भी ऐसा ही है पूरा, बस उसमें जो इक्वेशन थर्ड है ना वो मत सॉल्व करना, वो मैं करा दूंगा। डन। क्या लिखा है, फॉर मैन्युफैक्चरिंग x यूनिट को बनाने में लेबर कॉस्ट इज 150 माइनस 54x, मतलब एक कंपनी है वो x यूनिट बना रही है, जिसको बनाने में लेबर का खर्चा कितना जा रहा है 150 प्लस 54x माइनस 54x, एंड प्रोसेसिंग कॉस्ट इज x स्क्वायर, मतलब बाकी का खर्चा x स्क्वायर जा रहा है। मतलब दो टाइप के कॉस्ट हैं, लेबर कॉस्ट 150 माइनस 54x एंड प्रोसेसिंग कॉस्ट कितना जा रहा है एक्स स्क्वायर। एक एक्स यूनिट को बनाने में टोटल कॉस्ट इन दोनों को मिला के जितना भी होगा वो टोटल कॉस्ट होगा एक्स यूनिट का। तो आपका टोटल कॉस्ट कितना है, कैसे निकालेंगे, टोटल कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग एक्स यूनिट कितना होगा, लेबर कॉस्ट और प्रोसेसिंग कॉस्ट को ऐड कर दो। जैसे इस चौक को बनाने में लेबर का कुछ खर्चा लगा होगा और कुछ एक्स्ट्रा मशीन का काम लगा होगा, वो ये है, तो टोटल कॉस्ट कितना गया, दोनों को ऐड करके निकालेंगे ना। 10 रुपया लेबर का गया, 5 रुपया बाकी का खर्चा गया, तो 15 रुपया टोटल कॉस्ट गया है बनाने में। तो वैसे ये लेबर कॉस्ट और प्रोसेसिंग कॉस्ट को ऐड करेंगे तो क्या निकल जाएगा, मेरा टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। लेबर कॉस्ट प्लस प्रोसेसिंग कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट को मैं सी ले लेता हूं। लेबर कॉस्ट कितना है 150 माइनस 54x प्लस क्या हो गया ये एक्स स्क्वायर, ये एक फंक्शन बन गया। ठीक है, अभी हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। और प्राइस कितना दिया उस यूनिट का, प्राइस कितना दिया हुआ है 10,800 माइनस 4x, क्या दिया है, प्राइस कितना दिया हुआ है 10,800 माइनस 4x स्क्वायर। अब आपको दो कंडीशन दिया है इसके अंदर, बोलता है पहले तो बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है वो तो निकाल लेंगे। कंडीशन बोला है टोटल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग, पहला कंडीशन ने क्या बोला है, टोटल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग, मतलब पहले टोटल कॉस्ट का नाम लिया तो मैं पहले टोटल कॉस्ट को लिखूंगा, C इज इक्वल टू 150 माइनस
54x प्लस एक्स स्क्वायर। क्या करना है आप लोग को, इसका डेरिवेट करना है। तो आपका डेरिवेट करके एक फंक्शन निकलेगा। फिर इसने क्या बोला कि ये क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब आपका ऐसा ये कुछ आएगा डी अपॉन डी एक्स आएगा, और डिक्रीजिंग फंक्शन में लेस देन 0 कर देना। तो आपको जो भी फंक्शन सॉल्व करके डेरिवेट आएगा यहाँ पे रखना, और x को वहां बेच करके डिवाइड करके x का आंसर निकालना है, समझा। तो इससे आपका टोटल कॉस्ट का आंसर आ जाएगा। जैसे अभी हमने रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग इसके पहले किया ना, सेम ऐसे ही है, समझा। तो चलो मैं पहले इसका डिफरेंशिएट कर देता हूं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो dc अपॉन dx, 150 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0, नहीं लिख के मतलब है। 54x से क्या होगा, 54 ही होगा, क्योंकि -54 इंटू 1 54 होगा, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, डायरेक्ट मैंने कर दिया। ये आपका डेरिवेट का फंक्शन आ गया। अब जैसे ही क्वेश्चन ने बोला कि क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है ना, तो dc अपॉन dx इज लेस देन 0। अब लेस देन 0 मतलब इसकी जगह पे हम ये रखेंगे -54 प्लस 2x लेस देन 0। अब ये -54 0 के पास भेज दो तो क्या हो जाएगा, प्लस 54 डिवाइड बाय 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 27। मतलब टोटल कॉस्ट की हेल्प से अगर हम सॉल्व करेंगे तो अपना x का वैल्यू 27 आ रहा है। दूसरा कंडीशन बोल रहा है रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, ये भी अभी आप लोग ने सॉल्व किया। रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग का मतलब रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी उस प्रोडक्ट का प्राइस है और कितना यूनिट आप बना रहे हो, ठीक है। तो प्राइस कितना है 10,800 माइनस 4x स्क्वायर ना, ये रहा, और कितना यूनिट बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। अभी ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दो दोनों का, 10,800 माइनस 4x क्यूब हो जाएगा। अब इसको x आ जाएगा इधर। अब इसको भी डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन, तो dr अपॉन, तो 10,800 x का क्या होगा 10,800 इंटू 1, मतलब वही आएगा सेम। इसका क्या होगा 4 3 12x स्क्वायर, समझे। अब ये आपका फंक्शन आ गया डेरिवेट करके। अब इसने क्या बोला कि ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब वो ग्रेटर देन 0 होगा। तो dr अपॉन dx इज ग्रेटर देन 0। अभी dr अपॉन dx की जगह पे हम ये वाला पार्ट लिखेंगे 10,800 माइनस 12x स्क्वायर। 12x स्क्वायर को वो साइड भेज देंगे 0 के पास, तो नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा। 12 मल्टीप्लाई से क्या हो जाएगा, कट करो, 12 9 जा 108, 900 आएगा। अब ये इधर स्क्वायर है तो इधर आके क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा ना। और 900 किसका स्क्वायर रूट है 30 का, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 30। मतलब अगर हम रेवेन्यू के हेल्प से करेंगे तो x की वैल्यू 30 आ रही है, कॉस्ट के हेल्प से सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 27 आ रही है। समझ में आया, डन। तो तुम लोग अपना लिखो, मैं अपना रेफरेंस के लिए कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, द टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग x आर्टिकल्स, मतलब एक x आर्टिकल्स को बनाने में टोटल कॉस्ट कितना जा रहा है 47x प्लस 300x स्क्वायर माइनस x4। अब आपको उसने क्या बोला है कि फाइंड वैल्यू x की वैल्यू निकालनी है, फॉर विच एवरेज कॉस्ट, x की वैल्यू निकालने के लिए इस टोटल कॉस्ट को पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एवरेज कॉस्ट में। तो मैंने क्या किया, इस टोटल कॉस्ट को डिवाइड बाय क्या कर दिया है x। एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्या करना है x। अभी जो भी तुम्हारा टोटल कॉस्ट था उसको ऊपर लिखो और इस x को सबसे स्प्लिट कर दो, फिर जहां जहां x सेम वेरिएबल है वो कट हो जाएगा, तो आपका फाइनल आपका फंक्शन ये मिलेगा। जैसे इधर x से x कट हो जाएगा, इधर भी x से x कट होगा, इधर भी x से x कट होगा, इधर 47 बचेगा, इधर 300x बचेगा, इधर x⁴ था तो एक x कट करने के बाद x⁵ बचा। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है कि एवरेज कॉस्ट क्या है, इंक्रीजिंग है, और उसके बाद एवरेज कॉस्ट डिक्रीजिंग है। ठीक है, एक बार इंक्रीजिंग लेके सॉल्व करना है, एक बार डिक्रीजिंग लेके सॉल्व करना है, दोनों में आपको x का वैल्यू निकालना है। तो एवरेज कॉस्ट इंक्रीजिंग बोला मतलब आपको ये लिखना है और इसका डेरिवेट करना है। अब डेरिवेट वाला फंक्शन सेम ही है,
इसका 0 हो जाएगा, इसका 300 हो जाएगा, इसका 3x स्क्वायर। अब उसके बाद ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ग्रेटर देन 0 रखना है, एंड देन उसके बाद जैसे आप लोग सॉल्व करते हो इसको यहाँ पे लेकर के 3 से डिवाइड करना है, एंड देन x का स्क्वायर रूट निकाल देना 10 100 का, जो कि 10 आएगा। सेम डिक्रीजिंग में भी ऐसे ही करना है, बस सिंबल ये चेंज हो जाएगा, साइन जो ऐसा है वो x के साइड में आ जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन है ना, ठीक है, डन। Rm इज इक्वल टू RA 1 माइनस 1 अपॉन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये फॉर्मूला है। Rm का मतलब होता है मार्जिनल रेवेन्यू, RA का मतलब होता है एवरेज रेवेन्यू जिसको हम प्राइस भी बोलते हैं, और 1 माइनस 1 अपॉन n, ये n मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, ये फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 7 में इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे, ठीक है। कैसे पता चलेगा ये फॉर्मूला यूज करना है, ये सारे नाम उसमें दिए रहेंगे क्वेश्चन के अंदर, आप समझ जाओगे। जैसे देखो 7th में 3 क्वेश्चन है, तो पहला जो क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू मतलब क्या, RM फाइंड करना है, जिसके लिए हम लोग को इफ द एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू मतलब RA आपको दिया हुआ है कितना, 45, और क्या लिखा हुआ है, एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 5, मतलब ये n, ये 5 दिया हुआ है। तो अब देखो इसके जो भी गिवन चीजें हैं वो इस फॉर्मूले से रिलेट कर रही है ना, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, Rm इज इक्वल टू RA 1 माइनस 1 अपॉन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। Rm फाइंड करना है इसलिए एज इट इज रहेगा, RA की वैल्यू 45, 1 माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा 5, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, 5 1 जा 5, 5 माइनस 1 4 अपॉन 5, तो 45 इंटू 4 अपॉन 5, 5 1 जा 5 9 जा, फिर 9 4 जा 36, आ गया एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। ये पहला रोमन नंबर हो गया, समझा। रोमन नंबर 2 क्या है इसके अंदर, रोमन नंबर 2 में फाइंड द प्राइस, आपको प्राइस निकालना है, प्राइस मतलब एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू निकालना है, प्राइस मतलब एवरेज रेवेन्यू। इफ द मार्जिनल रेवेन्यू 28 और RM दिया हुआ है, मार्जिनल रेवेन्यू कितना दिया हुआ है 28, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो फॉर्मूला अगेन ये लगने वाला है, RM इज इक्वल टू RA इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन n। RM की वैल्यू 28 दी हुई है, RA नहीं पता, फाइंड करना है, 1 माइनस 1 अपॉन 3, 3 1 जा 3, 3 माइनस 1 2 अपॉन 3, ठीक है, RA इंटू 2 अपॉन 3, ये 3 डिवाइड में यहाँ के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, इधर क्या बचेगा 2 मल्टीप्लाई RA, अभी 2 मल्टीप्लाई यहां से आके क्या हो जाएगा डिवाइड ना, 14 2 जा 28 और 14 3 जा 42, समझ में आया, RA भी आ गया। अब थर्ड वाला लास्ट में इसमें है, थर्ड में क्या क्या दिया हुआ है, फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब n फाइंड करना है इसके अंदर, जिसके लिए आपको RM और RA की वैल्यू दी होगी। RM कितना दिया हुआ है, मार्जिनल रेवेन्यू 50 और प्राइस कितना दिया हुआ है 75, ठीक है, तो फॉर्मूला अगेन यही लगेगा, RM दिया हुआ है 50, RA 75, ये नहीं पता है तो ये एज इट इज ब्रैकेट ऐसे ही रहेगा, बिकॉज आप कुछ सॉल्व भी नहीं कर सकते ना, है ना। अब ये 75 मल्टीप्लाई में यहाँ पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा 5 10 जा 5 15 जा, हाँ 25 से भी कट कर सकते हो, ज्यादा इजी रहेगा, 25 2 जा 25 3 जा, ठीक है, 2 अपॉन 3 फिर क्या करो, ये 1 माइनस साइन इधर नेगेटिव में है ना, इसको इधर बुला लो और 2 अपॉन 3 को उस साइड भेज दो, ये जो यहाँ पे आके नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा और 2 अपॉन 3 यहाँ पॉजिटिव का क्या हो जाएगा नेगेटिव, 3 1 जा 3, 3 माइनस 2 1, 1 अपॉन 3, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, n 1 जा n, 3 1 जा, मतलब इलास्टिसिटी डिमांड की वैल्यू कितनी आ गई 3, समझ में आया, ओके डन। चलो स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। क्या लिखा है, द डिमांड फंक्शन इज डी, आप लोग को डिमांड फंक्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है p प्लस 6 अपॉन p माइनस 3, ये आपको डिमांड फंक्शन दिया हुआ है और बोल रहा है फाइंड करना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
क्या फाइंड करना है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड करना है, और पी की वैल्यू 4 दी हुई है, ठीक है। वो सब अपन देखते हैं। पहले आपको एक डिमांड फंक्शन दिया है, इसको हम पहले क्या करेंगे? डेरिवेट करेंगे। पहले इसको क्या करेंगे? डेरिवेट करते हैं। तो देखो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू पी ना, क्योंकि यहां पे पी है, विथ रिस्पेक्ट टू पी ऑन बोथ साइड। यहां फोकस करो सब लोग, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू पी ऑन बोथ साइड, तो डी अपॉन डीपी, इधर डी हो जाएगा, डी अपॉन डीपी, पी प्लस 6 अपॉन पी माइनस 3, ये हो जाएगा डी डी अपॉन डीपी। इसमें u अपॉन वी नहीं लग रहा है ना, ये u हो जाएगा, ये v हो जाएगा, तो u अपॉन वी लगाएंगे। क्या फॉर्मूला होता है? सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड। समझ में आया? मतलब ये पहले इधर आएगा, फिर डेरिवेट करके ऊपर वाला न्यूमरेटर आता है, फिर माइनस, फिर न्यूमरेटर, डेरिवेटिव डिनोमिनेटर, डिवाइड बाय p माइनस 3 द होल स्क्वायर, मतलब डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर कर देने का। समझे? यहां तक डाउट किसी को? अब डी डी अपॉन डीपी, इसका कोई डेरिवेट नहीं होता, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा ना, p का 1 हो जाएगा, 6 का क्या हो जाएगा? 0। अगेन इसके आगे वाले का डेरिवेट नहीं होता, इसका डेरिवेटिव होगा p का 1, 3 का 0। डिनोमिनेटर सेम रहेगा, डिनोमिनेटर सेम रहेगा। हाँ, यहां तक समझा? ये सब आप लोग डेरिवेटिव में किया है ना। 1 प्लस 0 क्या होता है? 1, ठीक है। 1 प्लस 0 क्या होता है? 1, और 1 का मल्टीप्लाई अगर मैं p माइनस 3 में करूं तो सेम ही आए, p माइनस 3 ऐसे ही रहेगा। 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा? 1, और 1 को अगर मैं p माइनस 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम ही आने वाला है। इधर भी 1 माइनस 0 1, 1 का मल्टीप्लाई मैं p प्लस 6 से करूंगा तो सेम आएगा। डिनोमिनेटर को एज इट इज रखना है। उसके बाद ऊपर वाले का ब्रैकेट ओपन करेंगे, p माइनस 3 ब्रैकेट ओपन होगा, माइनस, देखो बाहर माइनस है तो ये प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस, ठीक है। p माइनस 6 अपॉन p माइनस 3 द होल स्क्वायर, ऐसे रहेगा। माइनस p प्लस p कट, डी डी अपॉन डी पी, माइनस 3 माइनस 6 क्या हो जाएगा? माइनस 9 p माइनस 3 द होल स्क्वायर। यहां तक समझा? मतलब डेरिवेट हो गया, जो फंक्शन हम लोग को डिमांड फंक्शन दिया हुआ था हमने उसका डेरिवेट कर लिया है। अब हमको क्या निकालना है? फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या निकालना है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है। यहां तक समझा सबको? अब इलास्टिसिटी डिमांड निकालना है, तो इलास्टिसिटी डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है? सुनो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या फॉर्मूला होता है? इसको बोलते हैं ना इलास्टिसिटी डिमांड, ये एन को हम लोग बोलते हैं ना इलास्टिसिटी डिमांड। इसका फॉर्मूला होता है माइनस पी अपॉन डी इंटू डी डी अपॉन डीपी, मतलब ये डी डी अपॉन डीपी जो ये आया है ना, उसको लिख देंगे यहाँ पे, और माइनस पी अपॉन डी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये एज इट इज रहेगा, माइनस पी को ऐसे ही रखो। डी की वैल्यू क्या है? ये देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, डी का वैल्यू क्या है? p प्लस 6 अपॉन p माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय इसकी वैल्यू आपने क्या निकाली है? ये ना, माइनस 9 अपॉन p माइनस 3 द होल स्क्वायर। बोलो समझा? अच्छा देखो ना, इधर भी p माइनस 3 है, यहाँ पे भी p माइनस 3 है, तो कट हो जाएगा, तो एक p माइनस 3 यहाँ पे बचेगा, है कि नहीं? यहाँ पे माइनस p अपॉन p प्लस 6 बचेगा, यहाँ पे माइनस 9 अपॉन p माइनस 3 बचेगा। मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9p हो जाएगा। इधर क्या बचेगा? p प्लस 6 p माइनस 3। यहां तक समझा? अब आप लोग को p की वैल्यू भी तो दी हुई है ना, कितना दिया हुआ है? 4। जहां जहां p दिख रहा है वहां 4 प्लॉट कर दो, ठीक है। p 9 इंटू 4 प्लस 6, 4 माइनस 3, 9 4 36, 10 और 4 माइनस 3 1, तो 36 अपॉन 10। यहां पे स्टॉप कर सकते हो या डिवाइड करके पॉइंट में लेना है तो पॉइंट में ले सकते हो। समझ में आया? डन। यहां पे देखो क्वेश्चन नंबर 9,
फाइंड द प्राइस। अच्छा यहां पे आपको प्राइस फाइंड करना है। इसके पहले जो हमने 8th वाला किया, 10th वाला किया, 11th वाला किया, उसमें हमको क्या फाइंड करना था? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना था। इसमें प्राइस निकालना है और अपने को डिमांड फंक्शन दिया हुआ है और उसके बाद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू दी हुई है 11/14। हर बार प्राइस की वैल्यू दी होती थी, प्राइस की वैल्यू दी होती थी और हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू निकालते थे। इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू दी हुई है, प्राइस की वैल्यू निकालेंगे, लेकिन उसके पहले हमको क्या करना पड़ेगा? इसको डेरिवेट करना पड़ेगा फंक्शन को। समझा? तो डिफरेंशिएट, ध्यान से देखना, विथ रिस्पेक्ट टू पी ऑन बोथ द साइड। इसमें भी u अपॉन v लगाएंगे ना? d अपॉन dp, d अपॉन dp, समझा? ये हो जाएगा dd अपॉन dp, इसमें u अपॉन v लगेगा, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड। बोलो समझे? और डिवाइड बाय सेकेंड डेरिवेटिव का होल स्क्वायर। अब देखना ध्यान से, dd अपॉन dp, इसके आगे वाले का डेरिवेट नहीं होगा। इसका क्या होगा? 2 into 1 प्लस 0 है ना? इसके आगे वाले का डेरिवेट नहीं होगा। इसका क्या होगा? 3 into 1 और कांस्टेंट नंबर क्या हो जाएगा? 0। ये ऐसे इट इज रहेगा। समझा? डाउट है किसी को? आगे बढ़ते हैं। 2 1 2, अब 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 3p में करेंगे तो 6p हो जाएगा और 2 1 2। बोलो समझ में आया? ऐसे 3 1 3, 3 का मल्टीप्लाई 2p में करेंगे तो 6p और 3 3 9। बोलो समझा? ये ऐसे इट इज रहेगा। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस की वजह से प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस। माइनस 6p प्लस 6p कट, ठीक है? क्या बचा? dd अपॉन dp माइनस 2 माइनस 9 माइनस 11, माइनस 11 अपॉन 3p माइनस 1 द होल स्क्वायर। बोलो समझे? अब ये आ गया। अभी अपने को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला लगाने का है। क्या फॉर्मूला होगा? माइनस p अपॉन d इंटू dd अपॉन dp। बोलो समझे? इसकी वैल्यू आपको कितनी दी हुई है? 11/14। देखो दिया है ना, इलास्टिक डिमांड के लिए 11/14 दी हुई है। माइनस p ऐसे रहेगा बिकॉज निकालना है उसकी वैल्यू। d की वैल्यू कितनी है? ये रहा 2p प्लस 3 अपॉन 3p माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय इसकी वैल्यू क्या है? ये माइनस 11 अपॉन 3p माइनस 1 द होल स्क्वायर। बोलो समझे? ये सेम सेम है, कट हो जाएगा। जैसा अभी क्वेश्चन नंबर 9 किया था सेम ही वैसा 8 सॉरी। अभी 11/14 माइनस p का माइनस 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11p हो जाएगा और इधर क्या बचेगा? 2p प्लस 3 और 3p माइनस। अच्छा ये 11 11 कट कर सकते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो भी कट ही हो जाएगा। तो क्या बचेगा? अभी क्या कर सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि p का वैल्यू चाहिए ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 1 में इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो सेम ही होगा। समझ रहा है? और 14p हो जाएगा इधर। बोलो समझा? अभी इनका ब्रैकेट मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? ये सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th में पढ़े हो आप लोग, ब्रैकेट मल्टीप्लाई एंड ऑल। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। पहले इस 2p का मल्टीप्लाई 3p माइनस 1 में करेंगे। कैसे? 2p का मल्टीप्लाई 3p में करेंगे तो 2 3 6p स्क्वायर और फिर 2p का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो माइनस 2p। बोलो समझ में आ रहा है? अभी मैंने सिर्फ 2p का मल्टीप्लाई इन दोनों में किया है,
ठीक वैसे अभी 3 का भी मल्टीप्लाई करूंगा, 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 9p, 3 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो -3 इज इक्वल टू 14p। ये हो जाएगा 6p स्क्वायर, ये हो जाएगा 2p और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 7p बचेगा। 14p को इधर बुला लो क्योंकि सेम सेम है ना वेरिएबल दोनों का, ताकि जनरल फॉर्म बन जाए आप लोग का। कितना आएगा प्लस माइनस -7p -3 इज इक्वल टू, अब इसको हम क्या कर सकते हैं फैक्टराइज, मल्टीप्लाई करने पे 18 आना चाहिए, 6 3 माइनस करने पे 7 क्या होगा, 9 2 18, 9 माइनस 2 कितना हो जाता है, ये समझा कैसे किया यहां तक। 6 3 18, मल्टीप्लाई करने पे 18 और माइनस करने पे 7, तो ऐसे दो ही नंबर है, 9 2 18 माइनस प्लस, 10th में सीखा है आप लोग ने ये, 6p स्क्वायर माइनस 9p प्लस 2p माइनस 3, दो का ग्रुप बनाएंगे। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 3 भी कॉमन आ रहा है कि 3 के टेबल में 6 भी आता है 9 भी आता है, इसलिए 3 कॉमन है और p भी कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा 3 2 6, एक p बचेगा और 3 3 9, यहां कुछ कॉमन नहीं है इसलिए 1 लेंगे, तो एज इट इज ब्रैकेट में रहेगा, ये 2 बार है इसलिए एक ही बार लिखेंगे और 3p प्लस 1 को बस अभी 0 दोनों को स्प्लिट करना है और फिर p की वैल्यू निकल जाएगी। टू p इज इक्वल टू 3, 3p इज इक्वल टू -1, तो p इज इक्वल टू 3/2, p इज इक्वल टू -1/3। समझ में आया, नहीं किया ना, डन। ध्यान दो क्वेश्चन नंबर 13, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड एमपीसी, एमपीएस, एपीसी एंड एपीएस, इनका फुल फॉर्म क्या है देखो। एमपीसी का मतलब होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीएस मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, एपीसी का मतलब होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एपीएस का मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। फुल फॉर्म से कुछ मतलब नहीं है अपने को, खाली सॉल्व कैसे करना वो देखो। और आप लोग को यहाँ पे एक वैल्यू दी हुई है एक्सपेंडिचर ईसी करके, क्या लिखा हुआ है, ईसी की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.0003, फिर आई स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या लिखा है 0.075 आई, 0.075 आई, ये दिया हुआ, ठीक है, ये एक फंक्शन दिया हुआ और आई की वैल्यू 1000 दी हुई है और आपको चारों चीजें निकालनी है, एमपीसी, एमपीएस, एपीसी, एपीएस, ठीक है। चलो स्टार्ट करें फिर निकालना। चलो पहले एमपीसी निकालते हैं, एमपीसी निकालते हैं। एमपीसी निकालने के लिए आपको जो फंक्शन दिया ना इनका डेरिवेट करना पड़ेगा, d/di ना, क्योंकि यहाँ पे i है। एमपीसी निकालने के लिए आपको जो फंक्शन दिया हुआ है उसका डेरिवेट करना पड़ेगा, तो d/di क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू i है, तो ये पूरा फंक्शन लिख देंगे हम 0.0003 आई स्क्वायर प्लस 0.075 आई। बोलो यहां तक समझा। फिर ये एमपीसी एज इट इज रखो, इनका डेरिवेट कर दो। देखो x⁴n लग रहा है ना इधर, ये नंबर तो ऐसे ही रहेगा और ये 2 आगे आएगा और i 2 - 1, ये क्या होगा, i की वैल्यू 1 हो जाएगी, 0.075 इंटू 1, समझा। तो एमपीसी की वैल्यू 0.00, अभी मल्टीप्लाई करो क्या होगा पहले, एक सेकंड, ये 2 3 से क्या हो जाएगा 6 आई, समझा। और ये 0.075, यहां तक समझा। आई की वैल्यू कितनी दी हुई है 1000 दिया हुआ है ना, तो अब यहां पे हम आई की वैल्यू पुट करेंगे 1000, जिससे हमारा एमपीसी निकल जाएगा 0.0006 इंटू 1000, 3 बार 0 है ना, प्लस 0.075। अगर आप इसका 1000 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होएगा, कितना होगा मल्टीप्लाई, 3 0 से तो हट जाएगा पॉइंट, तो कितना आएगा 0.6 आ जाएगा और 0.075, इनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा 0.3, यस, ये आ गया आपका एमपीसी। यहां तक डाउट है किसी को,
अब इसके बाद एमपीएस निकाल दो। एमपीएस का फॉर्मूला क्या होता है पता है? एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ये एक इक्वेशन है, समझ जाओ। एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 1, जिसमें से आपकी एमपीसी की वैल्यू तो आ चुकी है, यहां पे पुट करो। ये वहां जाके माइनस हो जाएगा ना, 1 माइनस 0.675 कितना आएगा? 0.325। ठीक है, लो एमपीएस भी आ गया। एमपीसी में पहले डेरिवेट किया, फिर एमपीएस निकालने के लिए क्या किया? इक्वेशन है एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू क्या होता है? 1। जो वैल्यू दिया था रखा, यहां पे आके माइनस कर दिया, समझा ना? अब एपीसी निकालते हैं। एपीसी निकालना है और क्या निकालना है? एपीएस। चलो एपीसी निकालते हैं। एपीसी का मतलब होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब एवरेज बोला है ना, तो जो भी आपका वैल्यू आया है ईसी एवरेज आया ना, तो इसको हम लोग किससे डिवाइड करेंगे? आई से। आई से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल कौन सा यूज किया है? अगर एक्स यूज किया होता तो एक्स से डिवाइड करता, जो वेरिएबल यूज करेंगे उससे डिवाइड करने का एवरेज में। और एमपीसी में क्या करने का? डेरिवेट करने का। और एपीसी में क्या करने का? जो भी आपका ये फंक्शन दिया उसको आई से डिवाइड कर देने का। अब इधर आई वेरिएबल है इसलिए आई से डिवाइड किया, एक्स वेरिएबल होता तो एक्स से डिवाइड करते। ठीक है, चलो वैल्यू प्लॉट करते हैं। क्या है वैल्यू? 0.0003 आई स्क्वायर प्लस 0.075 आई डिवाइड बाय आई। अभी दोनों को स्प्लिट कर दो। 0.0003 आई स्क्वायर अपॉन आई, 0.075 अपॉन आई। यहां से आई आई कट होगा तो एक आई बचेगा, ये पूरा कट हो जाएगा। 0.0003 आई और ये 0.075। अभी यहां पे भी आई की वैल्यू 1000 रखेंगे, अपने को गिवन है 0.0003 इंटू 1000 प्लस 0.075 कितना आएगा? 0.3 आएगा ना। फिर प्लस कर देंगे, कितना आएगा? 0.375। एपीसी आ गया। अब एपीसी निकालने के बाद एपीएस निकालना है, तो जिस तरह से इसमें इक्वेशन बनाया था वैसे उसमें भी इक्वेशन बनाएंगे। एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1। एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1, तो इसकी वैल्यू 0.375 वहां जाके माइनस हो जाएगा। कितना आएगा? 0.625। डन, समझ गया? इजी है ना? तो क्वेश्चन नंबर 12 का पता है, मैंने थर्ड बाकी रखा था। सुनो, क्वेश्चन नंबर 12 का 1 और 2 तो मैंने बोला खुद से करना, बिकॉज वो क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा था। लेकिन जो उसका थर्ड वाला है, क्या बोला? ऑल्सो फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर प्राइस 80। मतलब प्राइस की वैल्यू 80 दी हुई है और इलास्टिसिटी डिमांड का वैल्यू निकालना था। तो आपको जो प्राइस की एक वैल्यू दी हुई है, देखो क्या लिखा हुआ है। ये 12th वाला करा रहा हूं, जो थर्ड वाला जो मैंने बताया नहीं था। कितना दिया है? 120 माइनस एक्स। 12th का थर्ड वाला बता रहा हूं जो मैंने नहीं करवाया था। तो हम लोग क्या करेंगे? एक्स को यहां बुला लेंगे और 120 की जगह साथ में किसको ले लेंगे? पी को। ये प्लस यहां जाके क्या हो जाएगा? माइनस। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू पी ऑन बोथ साइड। तो डी अपॉन डीपी इधर एक्स, डी अपॉन डीपी 120 माइनस पी, ये हो जाएगा dx अपॉन dp। ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा -1। समझा? अभी इलास्टिसिटी डिमांड लगाना है। क्या होता है फॉर्मूला? -p अपॉन d इंटू dd अपॉन dp। -p ऐसे रखो एक बार के लिए। d की वैल्यू क्या आई है? डिमांड फंक्शन कितना था उसमें आपका? एक सेकेंड ना,
ये है ना आपका डिमांड फंक्शन, यही रखेंगे, आपका डिमांड फंक्शन तो यही है 120 माइनस एक्स इंटू डी डी अपॉन डी पी कितना है -1 120 माइनस पी, सॉरी 120 माइनस पी, ये रहा तुम्हारा डिमांड फंक्शन, जो हमारा फंक्शन है वही यहाँ पे आता है। तो माइनस पी का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे पी हो जाएगा, और ये 120 माइनस पी, कितना वैल्यू रखना है पी की जगह पे 80 रखना है, 80 अपॉन 120 माइनस 80 अपॉन 40 कट कर देंगे, 2 टाइम में आएगा, समझे। डन हो गया आपका 4.4 भी।